हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो आपका चैप्टर है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सूर्य यानी सन के बारे में पढ़ा था कि सूर्य क्या होता है और उसकी विशेषताएं हमने पढ़ी। उसके बाद हमने एस्ट्रोनॉमी देखी थी कि आपको जो एस्ट्रोनॉमी होती है, हमारे जो एंशिएंट इंडिया है यानी प्राचीन भारत में जो एस्ट्रोनॉमी है वो कितनी विकसित थी या खगोलिकी कितनी विकसित थी। और हमने जो आप हमारे फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सौर मंडल का पहला ग्रह जिसे हम मरकरी कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि आखिर मरकरी यानी बुध की क्वालिटीज क्या क्या है, हमने ये देखा। आज हम उन्हीं प्लैनेट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकंड प्लैनेट से, जिसका नाम है वीनस यानी शुक्र। तो अगर हम वीनस की बात करें, ठीक है, वीनस की बात करें तो जो वीनस है यानी शुक्र है वो पृथ्वी का एक करीबी आपका प्लैनेट है यानी ग्रह है। और ये सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट है यानी सबसे चमकीला प्लैनेट यानी ग्रह है। या आप ये कह सकते हैं आसमान में सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर यानी ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई यानी रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। तो जैसे कि आपको यहाँ इसकी इमेज दिख रही होगी, ये बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही इसकी ब्राइटनेस है, इसकी जो प्लैनेट है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसका वातावरण है, उसमें बहुत सारी गैसेस है। इसी कारण आपको जो आपका ये वीनस है ये आपको बहुत ही ब्राइट या चमकीला दिखाई देता है। इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है उस समय आपका जो ईस्ट यानी पूर्व दिशा में ये आपको दिखाई देता है, यानी सूर्य उदय से थोड़ा देर पहले ये आपको ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में आपको ये दिखाई देता है। और इसे इवनिंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्यास्त के तुरंत बाद ये आपको वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। अगर हम इसके मून्स की बात करें यानी चंद्रमा की बात करें, तो जो आपका वीनस है यानी शुक्र है, इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर हम इसके घूर्णन की बात करें यानी इसके रोटेशन की बात करें, तो ये अलग तरीके से रोटेट करता है, यानी जितने प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे अलग तरीके से आपका जो वीनस है यानी शुक्र है ये रोटेट करता है यानी घूर्णन करता है। ये बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है यानी रोटेशन करता है। जैसे कि हमने पढ़ा है, जो हमारी पृथ्वी है, हमने देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूर्णन करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में हमने ये देखा था कि जितने भी तारे हैं, ठीक है, चाहे हम सन की बात करें यानी सूर्य और बाकी जितने भी तारे हैं, हमने ये देखा था पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही जो तारे हैं हमें ऐसा लगता है कि वो ईस्ट यानी पूरब से उग रहे हैं और वेस्ट यानी पश्चिम में डूब रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसकी वजह से ही हमें ऐसा प्रतीत होता है। अगर हम बात करें वीनस की, ठीक है, यानी शुक्र की बात करें, अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र जो ग्रह है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये ईस्ट टू वेस्ट क्या करता है, रोटेट करता है यानी घूर्णन करता है। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी तारे इससे दिखाई देंगे यानी सूर्य इससे दिखाई देगा,
तो वो वेस्ट से उगेगा, यानी वेस्ट से वो राइज होगा और ईस्ट में वो डूब जाएंगे। यानी जितने भी तारे होंगे वो हमें ऐसे लगेंगे कि वो वेस्ट यानी पश्चिम से उग रहे हैं और ईस्ट यानी पूर्व में डूब रहे हैं। It is often called a morning or an evening star, although it is not a star. इसे प्रायः प्रभात तारा और संध्या तारा कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले आपको ये आपकी पूर्व दिशा में दिखाई देता है, चमकता है। क्योंकि ये ब्राइट है इसलिए ये चमकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, चमकीला ग्रह है। और इवनिंग के टाइम पे जब सूर्यास्त होता है यानी सनसेट होता है, उसके थोड़े देर बाद ये आपको कहाँ दिखाई देता है? वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। और ये बिल्कुल जैसे कि आपका ये क्या है, चमकीला ग्रह है, तो इस कारण ये चमकता है। तो यही कारण है इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं या प्रभात तारा या संध्या तारा कहते हैं। Venus has no moon और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, यानी शुक्र का कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मरकरी पहला प्लैनेट ऐसा था जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं। दूसरा प्लैनेट आपका कौन सा है? वीनस है, यानी शुक्र है। तो जो शुक्र है उसका भी कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं होता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। यानी ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करता है? रोटेशन करता है। तो अभी हमने सबसे पहले हमने मरकरी यानी बुध के बारे में पढ़ा। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है? वीनस है यानी शुक्र। तो हमने शुक्र के बारे में पढ़ा कि शुक्र की ग्रह के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो तीसरा ग्रह है सौरमंडल का, वो हमारा अर्थ यानी पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी जीवन है। बेसिकली उसमें जीवन इस कारणों से है क्योंकि जो आपका पृथ्वी है वो सूर्य से एक उचित दूरी पे है, यानी एक परफेक्ट डिस्टेंस पे है। उसका जो टेम्परेचर है वो लाइफ के लिए यानी जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल है। उसमें ओजोन लेयर है, यानी ओजोन का आवरण है, और वहाँ पानी है। तो ये कारण है जिस कारण से जो पृथ्वी है उसमें लाइफ यानी जीवन है या लाइफ एग्जिस्ट करती है। बेसिकली इन्हीं एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण, इन्हीं पर्यावरण अवस्थाओं के कारण जो पृथ्वी है उसमें जीवन एग्जिस्ट करता है या है। अगर हम बात करें पृथ्वी की तो हम इसे ब्लू ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष से जब हम इसकी फोटोज लेते हैं तो इसका जो जल है यानी पानी जो पृथ्वी में है और जो भूभाग है यानी लैंड मास है, वो जब रिफ्लेक्ट करता है यानी परावर्तित करता है या परावर्तन होता है तो क्या होता है? वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसी कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? एक ब्लू ग्रीन ग्रह या फिर नीला हरा ग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष में घूर्णन कर रही है, ये आप जानते हैं, और वो थोड़ा सा टिल्ट है यानी थोड़ी सी झुकी हुई है अपने अक्ष से। वो परपेंडिकुलर नहीं है, लंबवत नहीं है, वो क्या है? झुकी हुई है थोड़ी सी। इसी झुकाव के कारण, इसी इंक्लिनेशन के कारण पृथ्वी में अलग अलग सीजन्स यानी अलग अलग आपकी ऋतुएं होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं, आप पूरे साल भर महसूस करते हैं, कभी आपका
ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी गर्मियों का दिन होता है, समर डेज आते हैं। कभी आपका विंटर होता है, शीत ऋतु होती है। कभी स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु आती है। तो इस तरीके से जो ऋतुएं हैं वो पृथ्वी में इसके टिल्ट के कारण, यानी क्योंकि ये अपने अक्ष में, एक्सिस पे इंक्लाइन है, इसी कारण इसमें आप अलग अलग तरीके की ऋतुएं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या पृथ्वी में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं होती हैं। The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. यानी पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। यानी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिसमें हमें ये जानते हैं कि इसमें लाइफ है, जीवन है। Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth. पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी है। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस है, कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन है, यानी पर्यावरणीय अवस्थाएं हैं जिनके कारण पृथ्वी में जीवन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी क्या है, सूर्य से एक उचित दूरी पे है, यहाँ पानी है, और आपका जो ओजोन की लेयर है, यानी ओजोन का आवरण है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जीवन के लिए अनुकूल है। ये वो अवस्थाएं हैं जिसके कारण आपकी जो हमारी जो पृथ्वी है उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है या जीवन है। The earth appears blue-green due to reflection of light from water and landmass on it. यानी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी अगर हम अंतरिक्ष से देखें, उसकी फोटोज जब भी हम देखते हैं तो आपको हरे नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, नीला हरा ऐसे रंग का दिखाई देता है। तो बेसिकली जो आपका पृथ्वी है वो अंतरिक्ष से देखने पर कैसा लगता है आपको, नीला हरा दिखाई देता है या नीली हरी प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो जल और भूमि है उससे क्या होता है, प्रकाश परावर्तित होता है, यानी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिस कारण पृथ्वी नीली हरी प्रतीत होती है या नीली हरी दिखाई देती है। अगर हम पृथ्वी के सैटेलाइट यानी उपग्रह की बात करें तो जो पृथ्वी है उसका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे हम क्या कहते हैं, मून या चंद्रमा। क्या कहते हैं, मून या फिर चंद्रमा हम इसे कहते हैं। यानी द अर्थ हैज ओनली वन मून, पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। The axis of rotation of Earth is not perpendicular to the plane of orbit. यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी घूर्णन अक्ष है, वो उसके कक्षा के यानी उसकी जो ऑर्बिट है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, यानी लंबवत नहीं होता है। यानी द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। यानी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं होता है, यानी जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऑर्बिट के परपेंडिकुलर नहीं है। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। और जो ये टिल्ट है, ये झुकाव है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव यानी टिल्ट पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यानी जो ये टिल्ट है, जो ये झुकाव है, किसका झुकाव, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष की तरफ जो झुकाव है, ठीक है, अक्ष पर जो झुकाव है, उसी के कारण जो आपकी ऋतुएं हैं वो परिवर्तित होती है, यानी सीजन्स चेंज होते हैं। तो इसको हम इस इमेज से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सूर्य है
और ये पृथ्वी है। हम इस केस में नदर्न हेमिस्फीयर ले रहे हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध ले रहे हैं यानी नदर्न हेमिस्फीयर ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का जैसे इस तरीके से टिल्ट है, तो ये क्या है? आपका इक्वेटर है, यानी विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के ऊपर आपका नदर्न हेमिस्फीयर होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? इसकी विषुवत रेखा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी विषुवत रेखा है, यानी इक्वेटर है। और इस इक्वेटर के जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, यानी उत्तरी गोलार्ध है, और जो उसके नीचे का हिस्सा है ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब हम क्या देख रहे हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में सीजन्स का चेंज, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतुएं बदलती हैं उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सूर्य है, बीच में आपको सूर्य दिखाई दे रहा होगा, और ये पृथ्वी है। और पृथ्वी आप जानते हैं अपने ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में घूम रही है और अपनी रोटेशन भी कर रही है, यानी घूर्णन भी कर रही है अपनी अक्ष में। अब आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की पोजीशन इधर पे है। आप जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ठीक है? इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, और पृथ्वी कहाँ पे है? इस कोने पे। अब आप देख सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है? और आप ये भी देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो इस तरीके से झुकी हुई है, यानी टिल्ट है, ठीक है? टिल्ट है यानी इस पे झुकाव है। तो जो इसका नदर्न हेमिस्फीयर है, यानी उत्तरी गोलार्ध है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि वो सूर्य से ज्यादा दूर है अगर उसे हम कंपेयर करें सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सूर्य की रोशनी है, ठीक है, या सूर्य का जो प्रकाश है, किरण, सूर्य की जो किरणें हैं, वो नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में सीधी नहीं पड़ पा रही है, जिस कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? सनरेज, डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही है, सीधी किरणें नहीं पड़ रही है, जिस कारण नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन हो, यानी जो शीत ऋतु होगी वो होगी विंटर सीजन होगा, यानी सर्दियां हो। अब हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी है वो बीच में आ गई है, जो अपने इलिप्टिकल पाथ के बीच में आ गई है, और सन के पीछे है, आप देख सकते हैं, ठीक है? अब जो इन सूर्य और पृथ्वी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी दूरी है, वो बहुत ज्यादा नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा कम है। तो इस कारण हम ये देख सकते हैं जो इसका नदर्न हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, वो आपका क्या हो रखा है? टिल्ट हो रखा है इधर की साइड, इस तरीके से टिल्ट है, आप देख सकते हैं इसमें, ये इस तरीके से झुका हुआ है। और जो सूर्य की किरणें हैं वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें ठीक पड़ रही है, यानी बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल सीधी भी नहीं पड़ रही है, और बिल्कुल तिरछी भी नहीं पड़ रही है, नॉर्मल पड़ रही है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में आपका स्प्रिंग सीजन है, यानी बसंत ऋतु आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, या बसंत ऋतु होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। आप यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य बीच में है, सेंटर पे है, और पृथ्वी इधर पे इस छोर पे है। अब पृथ्वी आप जानते हैं ये टिल्ट है, आप जानते हैं ये टिल्ट रहती है, यानी इसका एक झुकाव है। अब जो नदर्न हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है, वो सन के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू जो उसका दक्षिणी गोलार्ध है। इस कारण जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो सीधी पड़ेंगी, डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? समर सीजन होगा, ठीक है, यानी ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी गर्मियों का टाइम होगा इस समय उत्तरी गोलार्ध।
इसी तरीके से जब आपकी पृथ्वी बीच में आ जाती है यहाँ पे इस जगह, अब आप देख सकते हैं जो सूर्य और पृथ्वी है इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल डिस्टेंस है, ठीक है, यानी ज्यादा सीधी जो आपकी किरणें हैं वो भी नहीं पड़ रही है और ज्यादा तिरछी भी नहीं पड़ रही है, जिस कारण इस समय यहाँ पे ऑटम सीजन है। तो इस तरीके से जो आपका पृथ्वी का जो झुकाव है, ठीक है, इसके कारण आपने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में किस तरीके से सीजन चेंज हुई। इसी तरीके से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध देखें तो पहली कंडीशन में आपकी जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के ज्यादा निकट है, किससे, आपकी जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उससे। तो आपके जो दक्षिणी गोलार्ध होगा इस कंडीशन में, उत्तरी गोलार्ध में तो विंटर सीजन है यानी शीत ऋतु है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। इसी तरीके से अगर हम थर्ड कंडीशन देखें, सेकेंड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन में टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और जब हम थर्ड कंडीशन देखें, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है ये सूर्य से दूर है और उत्तरी गोलार्ध पास में है। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, आपका ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है यानी दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य से दूर है, यानी वहां पे जो सनरेज पड़ेंगी, यानी जो आपकी सूर्य की किरणें जो इसमें पड़ेंगी वो सीधी नहीं होंगी, तिरछी होंगी, जिस कारण सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन यानी शीत ऋतु। तो इस तरीके से जो आपका पृथ्वी का जो टिल्ट है यानी झुकाव है, इस कारण ही जो है आपको पृथ्वी में अलग अलग ऋतु परिवर्तित होती दिखाई देती है, यानी सीजन चेंज होते आपको दिखाई देते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये जो मैंने बताया अभी कि ऋतु किस तरीके से चेंज होती है और किस तरीके से जो आपका पृथ्वी का जो टिल्ट है यानी झुकाव है, इस कारण किस तरीके से आपकी सीजन बदलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन के बारे में। हम पृथ्वी के इक्वेटोरियल प्लेन यानी विषुवतीय तल और आपके जो ऑर्बिटल प्लेन है यानी कक्षीय तल के बारे में हम समझते हैं। तो जैसे कि हम विषुवतीय तल के बारे में कहते हैं, आप जानते हैं पृथ्वी के बीचों बीच हम ये मानते हैं कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाए करता है, इक्वेटर होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के। तो इससे हम ये जानते हैं जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पृथ्वी के बीचों बीच लाए करेगा, यानी पृथ्वी के बीचों बीच होगा, क्योंकि जो इक्वेटर होता है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप ये भी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, वो एक एंगल पे टिल्ट है यानी झुकी हुई है, उसका एक एंगल पे झुकाव है जो कि 23.5 डिग्री का झुकाव है, यानी 23.5 डिग्री कोण का क्या है, झुकाव है, जिस झुकाव में वो क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है यानी रोटेशन कर रही है। तो ये झुकाव जो है, अगर हम इस झुकाव पे अगर कोई प्लेन यानी कोई जो आपका तल है वो अगर हम बनाए, इमेजिन करें, तो हमें क्या मिलेगा, अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन यानी कक्षीय तल आपको देखने को मिले। तो जिस प्लेन पे जो इक्वेटर का प्लेन होता है, यानी जिस प्लेन से पृथ्वी, जिस तल से पृथ्वी दो भागों में बढ़ती है, उसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेन हम उसे कहते हैं। और जिस तल से, ठीक है, जो प्लेन है, जो तल है, जिससे हम क्या देखते हैं कि अर्थ क्या है, जो आपका सन है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस प्लेन को हम क्या कहते हैं,
ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं यानी कक्षीय तल कहते हैं। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, यानी विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो विषुवत वृत्त का जो तल होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषुवतीय तल कहते हैं, यानी प्लेन ऑफ इक्वेटर को हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। द प्लेन इन विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन, यानी वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। यानी वो तल, वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का कक्षीय तल यानी ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। These two planes are inclined to each other at 23.5 डिग्री, यानी ये दो तल, जो कौन कौन से तल आपके, विषुवत तल और कक्षीय तल, यानी इक्वेटोरियल प्लेन और जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में 23.5 डिग्री के कोण में है, यानी 23.5 डिग्री के कोण में क्या है, ये झुके हुए हैं। This means that axis of Earth is inclined to its orbit, यानी इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय अक्ष से 67.5 डिग्री के कोण पे झुका है। यानी कि जो आपका एक्सेस ऑफ अर्थ है, यानी अर्थ का जो विषुवत प्लेन है, ठीक है, यानी विषुवत तल जो है और जो उसका कक्षीय तल है, ठीक है, ये दोनों कितने में झुके हुए हैं, आपस में 66.5 डिग्री पे झुके हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आप पृथ्वी के बारे में। हमने पृथ्वी के बारे में जाना कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट क्यों होती है, क्या कारण है। अब हम चलते हैं चौथे ग्रह की तरफ, जो कि मार्स है, यानी मंगल ग्रह। तो जो आपका मंगल ग्रह है उसे हम रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि वो लाल दिखता है, यानी हल्का लाल सा आपको दिखाई देता है। जो आपके मार्स है, मंगल प्लैनेट जो है, मंगल है, जो मंगल ग्रह जो है, उसके दो सैटेलाइट यानी दो उपग्रह होते हैं, जिन्हें हम फोबोस और डियामोस कहते हैं। तो मार्स के बारे में, मार्स आपका क्या है, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह है। मार्स क्या है आपका, चौथा ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी के बाद, सीक्वेंस वाइज पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यानी पहला आपका मरकरी है, बुध है, फिर वीनस है यानी शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है यानी अर्थ है, और अब मार्स यानी मंगल है। It appears slightly reddish and therefore is called red planet. यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसा दिखता है, रक्ताभ, यानी जो आपका रक्त होता है, ब्लड के जैसा ये रेड दिखता है, लाल दिखता है, इसलिए हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। मार्स हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट, यानी मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। कितने उपग्रह हैं मंगल के, 2 उपग्रह हैं, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये आपका क्या है, मंगल है यानी मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं, और ये 2 इसके सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डियामोस। तो जो मंगल ग्रह है उसकी 2 सैटेलाइट है, 2 ग्रह है, फोबोस और डियामोस, ठीक है, ये इसके नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह है। अब हम पढ़ते हैं मंगलयान के बारे में।
तो जो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष की रिसर्च करती है, जिसे हम इसरो कहते हैं, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन जिसे मंगलयान कहते हैं, वो लॉन्च किया था। और वो कब लॉन्च किया था? नवंबर 5, 2013, यानी कि 5 नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मंगलयान प्रोजेक्ट यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन क्या किया था? लॉन्च किया था। It was successfully placed into an orbit of Mars on 24 September 2014, यानी 24 सितंबर 2014 को जो आपका मंगलयान प्रोजेक्ट था, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन जो था, उसको सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया कहाँ पे? मंगल की कक्षा में। यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ऑन नवंबर 5, 2013, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गए। तो ये हमारा क्या था? मंगलयान प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, अब जो कि हमारा क्या है? जुपिटर यानी बृहस्पति। अगर हम जुपिटर की बात करें यानी बृहस्पति की बात करें, तो जो बृहस्पति ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप ये समझ सकते हैं कि बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें 1300 यानी 1300 अर्थ फिट हो सकती है, यानी आप इसके अंदर 1300 पृथ्वी को रख सकते। अर्थ जो आपका जुपिटर है, ठीक है, जो आपका बृहस्पति है, उसका जो द्रव्यमान है वो 318 गुना ज्यादा है पृथ्वी से, यानी 318 टाइम ज्यादा है पृथ्वी से, यानी इसका मास 318 गुना ज्यादा है पृथ्वी से। ये अपनी जो इसकी रोटेशन है, ठीक है, जो इसका घूर्णन है, ये बहुत जल्दी जल्दी या तीव्रता से क्या करता है? रोटेट करता है, घूर्णन करता है। इसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है, यानी ये एक ऐसा प्लैनेट है सौरमंडल का जिसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट यानी उपग्रह हम जानते हैं जिनके बारे में। और इसके चारों तरफ हम कुछ फेंट रिंग यानी धुंधला विलय हमको दिखने के लिए मिलता है। यानी जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। द मास ऑफ जुपिटर इज 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, यानी बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 318 गुना है। इट रोटेट्स रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, यानी यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, यानी ये बहुत ज्यादा तीव्र गति से क्या करता है? घूर्णन करता है, यानी रोटेशन करता है। किसमें? अपनी एक्सिस पे। जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर की यानी बृहस्पति की बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इट ऑल्सो हैज अ फेंट रिंग। इसके चारों ओर धुंधला विलय है, यानी इसके चारों तरफ
आपको एक फेंट रिंग यानी धुंधला विलय आपको देखने को मिलता है। और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है, जिसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। अगर हम जुपिटर की सैटेलाइट की बात करें, ठीक है, तो जुपिटर की जो सैटेलाइट्स है यानी जो ग्रह है, जो मून है, इसके 79 मून्स है, ठीक है, 79 मून्स है। तो जुपिटर है यानी बृहस्पति है, उसके 79 क्या है, मून है यानी चंद्रमा, उसके 79 चंद्रमा है। तो अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो हमें इसके 4 जो है चंद्रमा आपको आसानी से दिखाई देंगे, जो कि आपके हैं कैलिस्टो, लो, यूरोपा और गैनीमेड। तो ये जो 4 उपग्रह है या मून्स है जुपिटर के, ये आपको इजीली दिखाई देते हैं, यानी आसानी से आप टेलीस्कोप के माध्यम से इन्हें देख सकते हैं। इसके जो 4 मून है वो है मैटिस, एड्रेस्टिया, एमेल्थिया और थेबे। और इसके जो गैलीलियन मून्स यानी गैलीलियन उपग्रह है वो है गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा। तो ये आपके जुपिटर यानी बृहस्पति के चंद्रमा है, बृहस्पति के 79 उपग्रह है यानी प्राकृतिक उपग्रह है। और ये जो 4 आपको यहाँ पे इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं 4 उपग्रह, ये आप इजीली टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो सौरमंडल के ग्रह हैं, वीनस यानी शुक्र, पृथ्वी यानी अर्थ, आपका मार्स मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। जो आपके 4 ग्रह हैं इनके बारे में हमने पढ़ा, इनके बारे में समझा, इनकी प्रॉपर्टीज समझी, इनके चंद्रमाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, इनकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ा। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको क्या करना है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसे रिवाइज करना है, जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें रिवीजन करते रहना है, लर्न करते रहना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।